हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और आज हमारे डिस्कशन का 5वां दिन है और आज हम सन 2004 में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है सिंध घाटी सभ्यता से रिलेटेड है और इसमें हमको स्थान पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो दोस्तों अगर हम लोग ये देखें तो इसमें ऑप्शन में कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो हम लोग इसको पूरा फिगर से समझते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उनमें जो आलमगीरपुर है, तो आलमगीरपुर को अगर हम लोग देखें तो आलमगीरपुर ये यूपी में है, लोथल यहाँ गुजरात में है, कालीबंगा यहाँ हड़प्पा में है, लेकिन कालीबंगा यहाँ पे हरियाणा में है, हड़प्पा लेकिन हम देखेंगे तो ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पे दोस्तों? तो हड़प्पा पाकिस्तान में। तो इस तरह से पहले का सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जबकि कठोपनिषद में हम देखेंगे तो यम नचिकेता संवाद मिलता है। यम नचिकेता संवाद। तो इसका सही आंसर है कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। और दोस्तों हम लोग कठोपनिषद को भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये यम नचिकेता संवाद यहीं पे हमको मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी इसकी मूल लिपि थी और हम देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसमें जो इसके 10 मंडल में पहला मंडल और 10वां मंडल ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया है और जो दूसरा और 7वां मंडल है ये सबसे ओल्ड है। हम देखेंगे जो इसका 10वां मंडल है ये पुरुष सूक्त से रिलेटेड है और इसी में शूद्रों का वर्णन है। तो हम लोग देख लेंगे ऋग्वेद के बारे में और भी सारी चीजें हम लोग पिछले दिनों में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग वहां से देख लेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में इनकी सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में हमको इनकी सूचना मिलती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के बारे में कि इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। हम लोग बाकी 16 महाजनपदों के बारे में दोस्तों अध्ययन कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे है, हम लोग देख सकते हैं कि जो 16 महाजनपद हैं उनमें जो अंग है उसकी राजधानी चंपा है, अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी है, तीसरा काशी इसकी राजधानी वाराणसी है, कौशल श्रावस्ती है, कंबोज इसका हाटक है, कुरु इसका हस्तिनापुर है, गांधार इसका तक्षशिला है, अस्मक इसका पोटन या पैठान है, मगध इसका गिरिव्रज राजगृह, मल इसकी कुशीनारा है। कुशीनारा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बौद्ध वाले चैप्टर में। मत्स्य विराटनगर, वत्स कौसाम्बी, वज्जी इसकी राजधानी वैशाली है, पांचाल अहिच्छल चेदी, सोधिवती या सुक्तिवती, सूरसेन, मथुरा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कुल 16 महाजनपदों की हम लोग इसकी राजधानियों के साथ डिस्कशन करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लें कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अंग, काशी, कौशल, कंबोज, मल्ल, मत्स्य, वत्स और वज्जी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, हो गया 5th नंबर कि कुंडलवन जन्म स्थान है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कुंडलवन जो जन्म स्थान है वो महावीर स्वामी का है और हम लोग यहां पे देखें अगर तो जो महावीर स्वामी थे वो 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक गांव के समीप एक ऋजुपालिका नदी है जिसको हम लोग बराकर नदी भी कहते हैं।
यहाँ पे वो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। तो दोस्तों पेपर में एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर स्वामी किस ईयर में जाके ज्ञान प्राप्त किए थे। तो 42 ईयर में वो ज्ञान प्राप्त किए थे। और हम लोग अगर यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और स्वर्ण बालुका नदी के तट पर उन्होंने अपना वस्त्रों का त्याग किया था। तो हम लोग देखेंगे कि दो नदी महावीर स्वामी से रिलेटेड है और वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग उन दोनों नदियों का नाम देखना शुरू करें तो वो है, पहली नदी है जो उसमें वो है स्वर्ण बालुका नदी और दूसरी नदी है ऋजु बालुका नदी। स्वर्ण बालुका नदी पर उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग किया था, जबकि ऋजु बालुका नदी पे उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सन 2002 में भी ये क्वेश्चन हमको मिला था कि कुशीनगर मल्ल गणतंत्र की राजधानी है, तो ये सही है। महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो ये भी सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था। लेकिन कथन और कारण ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग, गुप्त वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्ता पीरियड में हम देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में, साइंस टेक में ये काफ़ी डेवलप की हुई थी। इसी कारण से हम लोग गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग कहते हैं। हालांकि इसका हम लोग जो विरोध भी करते हैं, गुप्ता पीरियड में ही पहली बार अछूत वर्ग का कॉन्सेप्ट आया था। इसी आधार पे हम लोग इसका स्वर्ण युग का विरोध भी करते हैं। तो गुप्ता पीरियड में जो साइंस एंड टेक में, कल्चर में, इन सब में जो हम लोग का डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं वो गुप्ता पीरियड में सबसे अच्छा देखते हैं। यही रीज़न है हम लोग गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग गुप्ता पीरियड के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो गुप्त पीरियड है उनकी जो साहित्यिक स्रोत है, उनकी जानकारी की जो साहित्यिक स्रोत है और जो अभिलेखीय स्रोत है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में देखेंगे पुराण है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रम। तो देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी थी, ये पेपर में आ सकता है कि तो देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त द्वारा लिखित है। कालिदास और कुछ विदेशी यात्री जैसे फाहियान और ह्वेन सांग ने भी गुप्त काल के बारे में लिखा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देख देंगे तो देवी चंद्रगुप्तम जो है, देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखा दत्त द्वारा लिखित है और ये हमको गुप्तों के बारे में जानकारी यहाँ से हमको मिलती है। उसके बाद से हम लोग अभिलेखी में देखें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो पेपर में ये भी मैचिंग में कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे मैच कराएंगे, समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त का विल्सड अभिलेख, तो कुमारगुप्त से विल्सड अभिलेख रिलेटेड है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख और प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र लेख, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र लेख। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, तो इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। खासतौर पे जो विल्सड अभिलेख है और जो पूना ताम्रपत्र लेख है ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैचिंग कराना है, एक जगह स्थान है, दूसरी जगह वहाँ पे जो स्थापत्य है उनके बारे में है। तो हम लोग देखते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो बैजनाथ धाम है तो वो वहाँ पे हमको शिव मंदिर मिलेगा। बैजनाथ धाम वहाँ पे हमको शिव मंदिर मिलेगा, यानी 1-2 जो बैजनाथ धाम है दोस्तों वो झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। तो जो बैजनाथ धाम है वो वहाँ पे शिव मंदिर है। और जो सारनाथ है तो सारनाथ पे बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना दिया था, तो बी का 3 सही हो गया। सारनाथ हमको पता है यूपी के वाराणसी में। थर्ड दिलवाड़ा के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो कि राजस्थान में है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि बेहद फेमस जैन मंदिर है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पूर्व के दिनों में भी पढ़ चुके हैं पिछले 4 लेक्चर में। उसके बाद से बचा बद्री धाम, तो जो बद्रीनाथ है ये विष्णु मंदिर के लिए फेमस है। इस तरह से अगर हम लोग सही ऑप्शन देखें तो डी का 4
और बी का 3, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 9th नंबर क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से हम देखेंगे तो पिछली साल 2019 में भी यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राजधानियां हैं, हमको मैच कराना है। तो इसको देखते हैं। पहला है चालुक्य, पल्लव, हर्ष और पांड्य। हमको मैच कराने की, तो हम लोग सुनते हैं कि बादामी के चालुक्य, एक हम लोग कीवर्ड सुनते हैं बादामी के चालुक्य, यानी चालुक्यों का संबंध बादामी से है। उसके बाद से सेकेंड है पल्लव। तो पल्लवों की जो थी वो कांचीपुरम थी, पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी बार 2009 के पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन हर्ष, तो हर्ष का संबंध कन्नौज से है, हर्ष का संबंध कन्नौज से है। और उसके बाद से बचा पांड्य, तो पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरई, या इसी को मदुरई भी बोलते हैं, तो इसकी डी है। तो हम लोग अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखें तो जो पांड्य की राजधानी मदुरई है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिसमें पल्लव की राजधानी कांचीपुरम है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग याद कर लेंगे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट हो सकता है, तो यहाँ से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मुगल मिडोल हिस्ट्री स्टार्ट हो गया कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो किसका है? तो शुद्ध इस्लामी शैली में जो प्रथम मकबरा है वो बलबन का मकबरा है। बलबन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बलबन वंश से रिलेटेड था, और नौरोज त्योहार के लिए इसको हम लोग जानते हैं, जो कि पारसियों का त्यौहार था, नौरोज त्योहार के लिए। तो इसको हम लोग पिछले दिनों में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पिछले 5 बार में ही, 5 साल के पेपर में ही आ चुका है। नौरोज त्योहार किससे रिलेटेड है और बलबन के बारे में क्वेश्चन। तो हम लोग कहेंगे 5 साल में 3 बार क्वेश्चन बलबन के बारे में रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बलबन को इंपॉर्टेंट करके चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से संबंधित है। कह रहा है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन है? तो दोस्तों तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उसके बाद से हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा तुलसीदास के बारे में देखें तो इन्होंने रामचरितमानस भी लिखा है, इनकी विनय पत्रिका, ये 2 इनकी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन 2 में से हम एक गेस करें कि कौन सा पेपर में आ सकता है तो विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। तो हम देखेंगे कि जो मीर बख्शी होता था मुगल पीरियड में, तो मीर बख्शी का वैसे तो रिलेशन भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना था, भू राजस्व अधिकारियों, क्योंकि हम देखेंगे ये सैन्य विभाग से संबंधित होते थे। तो टैक्स वसूलना इनका काम नहीं था, आय व्यय का ब्यौरा नहीं था, जुडिशरी से संबंधित नहीं थे, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना इनका काम था। तो मीर बख्शी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और जानकारी लें दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मीर बख्शी था वो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। यहाँ पे देख लें तो मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। मीर बख्शी के पद का जो सृजन हुआ था, शुरुआत हुआ था, वो अकबर के काल में हुआ था, और यही यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन था। इसके कामों को हम लोग देख लें दोस्तों, तो इसका काम था सैनिकों के लिए हथियार और हाथी का मैनेजमेंट करना, रसद प्रबंधन करना, सेना में अनुशासन को मैनेजमेंट करना, ये सब इनके काम थे। तो अगर हम देखें तो ये सैन्य विभाग से रिलेटेड है, तो ये आने वाले दिनों में ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के अगेन आ सकता है। तो लोग ध्यान देंगे कि ये भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करते थे, हालांकि इनका मेन संबंध जो था वो सैन्य विभाग से था, और अकबर के टाइम में ये पहली बार गठन इनका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, फतेहपुर सिकरी बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। दोस्तों जो फतेहपुर सिकरी में जो बादशाह अकबर ने निर्माण करा था, तो वहाँ पे पंचमहल निर्मित करा था। थोड़ा सा हम लोग बात अगर फतेहपुर सिकरी की कर लें, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे जो फतेहपुर सिकरी था, तो फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1569 में, 1569 में
1569 में फतेहपुर सिकरी बनाई गई थी 1569 में। बाद में यह मुगल पीरियड की, मुगलों की 71 से 85 तक ये राजधानी भी रही है। 71 से 85 तक ये मुगलों की राजधानी भी रही है। आगे हम लोग देखें तो फतेहपुर सिकरी जो बनवाया गया था वो अशोक ने अपने पुत्र के जन्मदिन पे बनवाया था इसको। 14 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग तो इसमें बेसिकली दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब हुआ था। तो क्योंकि कभी कभी अरेंजमेंट करने के लिए आ जाता है अकबर की स्थापत्य को और अकबर के डिसीजंस को, तो उसमें हम देखेंगे फतेहपुर सिकरी रहता है। बाकी जो इसमें इसका सही आंसर है पंचमहल, जो कि एक पिरामिड था और इसका निर्माण उन्होंने फतेहपुर सिकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक भारत से कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो भ्रमण करते समय एक दंडित अपराधी ने की थी। तो हम देखेंगे कि लॉर्ड मेयो की हत्या। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में सैन्य करते समय कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो की हम लोग कुछ अगर भूमिकाएं देख लें भारत में तो इसने सबसे पहले कृषि विभाग की स्थापना भारत में इसी ने की थी। तो कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी और ये उसने 1872 में किया था। और प्रथम जनसंख्या सेंसस जो है, प्रथम जनसंख्या का जो गणना था वो इसी के टाइम में हुआ था। हालांकि हम देखेंगे जो नियमित जनगणना थी वो रिपन के टाइम में स्टार्ट हुई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम लॉर्ड मेयो के टाइम में स्टार्ट हुई थी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुई थी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, अवध का नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी की गद्दी से उतारा गया। तो कब उतारा गया? तो इसको 1856 में उतारा गया। हम देखेंगे कि जो भारतीय पब्लिक थी वो इसी के विरोध में, ये भी एक रीज़न है 1857 की क्रांति में होना, क्योंकि जो अवध का नवाब था वो अपने शासन को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे थे। जनता जो थी वो बहुत खुश थी, लेकिन जिस आधार पे डलहौजी ने इनको हटाया था वो आधार था कुशासन। वो आधार था कुशासन। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को किस आधार पर निकाला गया? तो इनको डलहौजी ने कुशासन के आधार पर निकाला था। पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अवध के नवाब जो आखिरी नवाब थे वो कौन थे? तो वाजिद अली शाह। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई। कि तो किसको फांसी दी गई? अधिकारियों की हत्या के लिए। और कहाँ पे दी गई? इंग्लैंड में दी गई। तो हम लोग देखेंगे कि जो उधम सिंह थे, तो जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1919 में, तो इसके प्रत्यक्षदर्शी थे और इन्होंने शपथ लिया था कि इसके जो मेन दोषी था डायर, उसकी हत्या करने का। और हम देखेंगे कि 1940 में इन्होंने डायर की हत्या कर दी गोलियों से भून के। तो पहली एक तो हो गया उधम सिंह, यानी ऑप्शन में उधम सिंह का रहना बेहद जरूरी है। और हम देखें तो सुखदेव, सूर्यसेन, अशफाकुल्ला, कहीं भी उधम सिंह नहीं है। तो अगर हम लोग एक ऑप्शन को पहचान जाए केवल उधम सिंह, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी मदन सिंह ढींगरा भी थे जिनको इंग्लैंड में फांसी दी गई थी। तो हम देखेंगे कि मदन सिंह ढींगरा को कर्नल वाइली की हत्या करने की जुर्म में फांसी दी गई थी। कर्नल वाइली की। तो विदेशों में फांसी कर्नल वाइली, मदन लाल ढींगरा की और उधम सिंह की फांसी इंग्लैंड में दी गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो हम लोग देखेंगे एक ही बार ऐसा हुआ है लखनऊ में। ये वही टाइम पीरियड था कि, और इसको हम लोग लखनऊ समझौता भी बोलते हैं, 1916 में हुआ था। और तिलक जी इसी ड्यूरेशन में जेल से छूट के आए थे। और जो गरम दल था और जो नरम दल था, हम देखेंगे कि इनमें डिवीज़न जो है वो बंग भंग आंदोलन के बाद, यानी बंग भंग के समय इनमें डिवीज़न हो गया था। और यही वो लखनऊ पैक्ट था जिसमें नरम दली, गरम दली और मुस्लिम लीग तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। यानी नरम दली, गरम दली और मुस्लिम लीग तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था।
तो दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में मुस्लिम लीग के कई सारे शर्तों को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान ली थी, जिसको एक भारी भूल के तौर पे देखा जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को अरेंज करना हमको, तो हम लोग देखते हैं। फिर हमको पता कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये तो सबसे लास्ट था, क्योंकि हमको पता इसी आंदोलन के बाद ब्रिटिश हमारे यहाँ से भाग गए थे। तो हम लोग देखिए, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो यानी इसका एक तो ऑप्शन सी गलत है, सॉरी, क्योंकि लास्ट में क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, और लास्ट में 3 अगर हम लोग देखें तो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो सही ऑप्शन एक पहचानते ही निकल गया। अब हम लोग आते हैं एग्जैक्ट बाकी के बारे में जानते हैं। तो चंपारण आंदोलन हमको पता है कि ये 1917 में हुआ था, और ये लगभग पहला गांधी जी का मूवमेंट था या सत्याग्रह था हम लोग कह सकते हैं। असहयोग आंदोलन जो कि खिलाफत के साथ हुआ था, हम लोग देखेंगे इसका टाइम पीरियड 1920 में। असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग दांडी मार्च के बारे में, चंपारण के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में भी बहुत ही बेहतर डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों जो पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है कि वो जरूर देख लेंगे। आगे हम लोग थोड़ा सा दांडी मार्च के बारे में एक बार और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो दांडी मार्च जो कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। कुल इनके साथ 78 स्वयंसेवक थे, और ये कुल 358 किलोमीटर की यात्रा थी, जो कि 6 अप्रैल को 24 दिन के बाद पूरी हुई थी। तो यानी 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था, नमक कानून को तोड़ दिया था। तो हम लोग ये देख सकते हैं, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने लोग के साथ, तो 78 लोग के साथ। कब स्टार्ट की थी, तो 12 मार्च को स्टार्ट की थी। कब पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल को पहुंचे थे। डिस्टेंस कितनी, तो 358 किलोमीटर डिस्टेंस थी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग दांडी मार्च के बारे में समझ लें। दांडी मार्च के बारे में और भी विस्तृत अध्ययन हम लोग पूर्व के दिनों में किए हैं, तो वहां से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह समय था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हम देखेंगे कि 1930 के करीब में चला था। इसी के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्लोज हो गया था। और इसी में एक शर्त था कि गांधी जी गोलमेल सम्मेलन जो दूसरा था उसमें गांधी जी भाग लेंगे। हम गोलमेल सम्मेलन के बारे में देखेंगे। टोटल 3 गोलमेल सम्मेलन हुआ था, जिनमें से पहले और तीसरे में कोई शामिल नहीं था, कोई नहीं गया था। पहले में हम लोग देखेंगे कि पहले में जो कांग्रेस थी वो पार्टिसिपेट नहीं की थी। कांग्रेस तीसरे में ही पार्टिसिपेट नहीं की थी। बाकी हिंदू महासभा और अन्य जितनी भी पार्टियां थी वो तीनों में पार्टिसिपेट की थी। तो इस तरह से हम लोग इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टिसिपेशन का है, तो पहले और तीसरे में नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दूसरे में पार्टिसिपेट किया था। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। और यह पहली ऐसी घटना है, तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो देखते हैं हम लोग इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वो हम लोग देखेंगे कि चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में वापस कर लिया गया, जिससे सीआर दास को और मोतीलाल नेहरू को, इन दोनों लोग को ये डिसीजन जो था गांधी जी का ये अच्छा नहीं लगा था। और वो कांग्रेस और गांधी जी के डिसीजन से रुष्ट होकर एक अलग पार्टी की स्थापना करना चाहें और उन्होंने स्वराज पार्टी का निर्माण किया। स्वराज पार्टी का निर्माण दोस्तों जिस टाइम हुआ था उस टाइम चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दिया और बाद में स्वराज पार्टी का मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी कौन सही सुमेलित है हमको ये बताना है। तो एक तो सबको पता है ऑप्शन नंबर 1 कि करो या मरो, ये तो
महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की समय दिया था। तो ऑप्शन एक तो 100% गलत है, सबको पता है ये। नेक्स्ट हम लोग हैं, तो इसमें एक कह रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, तो ऐसे में इनका अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्ति ऐसी तो कोई घोषणा हो नहीं सकती है। तो ऑप्शन डी भी हम लोग कॉमन सेंस के दम पे गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये कीवर्ड थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का है, और एग्रेसिव कीवर्ड्स देने का काम महात्मा गांधी जी नहीं करते थे, तो ये गलत है। यानी सही ऑप्शन इसका है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का है। करो या मरो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये महात्मा गांधी का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक जी का है। और अहिंसा से स्वतंत्रता की प्राप्ति ये जो था ये गांधी जी का ही था। अहिंसा वर्ड ही बता रहा है कि ये गांधी जी से ही मैच खा रहा था। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है बताना है। बी कह रहा है कि नमक कर का विरोध करना उनका विशेष प्रयोजन था, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहला अगर हम लोग देखें तो यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, तो बिल्कुल सही है, हम लोग पढ़ भी दिए हैं। टोटल यहाँ तक पहुँचने में 24 डे लग गया था, और जो किलोमीटर है तो वो 358 किलोमीटर की यात्रा थी। आगे करा कि समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, तो बिल्कुल सही है। नमक बनाकर उन्होंने जो नमक कर था उसको तोड़ दिया था, नमक कानून था उसको तोड़ दिया था। यह पूरी तरह से पैदल चला गया, तो बिल्कुल पूरी तरह से 78 लोगों के साथ ये पैदल चला गया था। तो उसका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसकी प्रयोजनों में जन जागरूकता, ऐसी कई सारे और भी पहलू थे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वही गलत है और वही हमारे लिए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इसमें नेहरू है, बलदेव सिंह है, डॉक्टर अंबेडकर है और अली जौहर है। तो हम लोग देखें कि जो अंतरिम सरकार के सदस्य के तौर पे डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे, तो हम लोग अंतरिम सरकार के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि पंडित नेहरू अंतरिम सरकार के सदस्य थे। उसके वजह से यहाँ पे अली जौहर है, बलदेव सिंह है, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो जो सी राजगोपालचारी हैं इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पटेल जी के पास होम मिनिस्ट्री थी और सूचना मंत्रालय था। अगला ये है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि पटेल जी के पास होम मिनिस्ट्री थी। रक्षा हम लोग देखेंगे तो बलदेव सिंह के पास था, और ये पेपर में भी आया है। उसके बाद से अगला हम लोग नेक्स्ट देखें तो जगजीवन राम इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, जिनके पास श्रम मंत्रालय था। नेक्स्ट हम लोग देखें तो जो गजामफर अली खान थे उनके पास हेल्थ था। राजेंद्र प्रसाद के पास उस वक्त इसमें वेरी इंपॉर्टेंट में खाद्य एवं कृषि था। तो अगर हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, जगजीवन राम और बलदेव सिंह, वल्लभ भाई पटेल, ये 5 बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कहीं भी भीमराव अंबेडकर नहीं है, तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। भारत का ध्वज गीत झंडा गान, ना कि राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के बारे में बोला है, ध्यान से देखेंगे झंडा गान के बारे में बोला है कि रचयिता कौन थे। तो हम देखेंगे जो हमारा झंडा गान है वो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, और इसके जो रचयिता हैं वो है श्यामलाल प्रसाद गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता, इसके सही आंसर है श्यामलाल गुप्ता। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे, तो इसका सही आंसर है साइमन कमीशन का विरोध करने में। तो हम देखेंगे साइमन कमीशन जो कि भारत में हम लोग अगर हिस्ट्री के बारे में देखें तो 1919 में जो एक्ट बना था उसमें यह था कि इस कानून की जांच पड़ताल के लिए 10 साल के बाद एक टीम बनाई जाएगी, एक जांच दल बनाया जाएगा। यह जांच दल नियमानुसार 1929 में बनना था, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल रीजन से ये जांच दल 2 साल पहले
1927 में ही बना दिया गया। और यही है साइमन कमीशन। हम लोग देखेंगे कि इस कमीशन का, साइमन कमीशन का, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस सभी दलों ने इसका विरोध किया था। यानी एक भी दल ने साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। दोस्तों, साइमन कमीशन बना तो था 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था। तो ये चीज़ बनने में और पहुंचने में एक अंतर है, इसको हम लोग जरूर देखेंगे। तो बना था 27 में, आया था 28 में। तो थोड़ा सा साइमन कमीशन के बारे में और देख लेते हैं। 7 ब्रिटिश सांसदों का यह समूह था। पहली तो बात यही हो गई। इनका मुख्य कार्य क्या था कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। यही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की इनकी जांच करना यही था। और सर साइमन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, सर जॉन साइमन। इसी के कारण इस कमीशन का नाम भी साइमन आयोग पड़ा था। तो हम लोगेंगे ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है ये 8 ब्रिटिश सांसदों का था। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ध्यान देंगे कि 7 ब्रिटिश सांसद था। 1927 में बना था, 1928 में आया था। इसका लगभग सभी दलों ने विरोध किया था, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और इसी में हम देखेंगे विरोध के समय साइमन कमीशन के लाला लाजपत राय की पिटाई की गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंततः देश का विभाजन किया? ये क्वेश्चन पिछले दिनों में भी आ चुका है, हम लोग कर भी चुके हैं। तो वो था विधानसभा एवं मुसलमानों के पृथक निर्वाचन का जो आरक्षण था वो। हम देखेंगे कि ये 1909 में इनको दे दिया गया था। 1909 में इनको दिया गया था। 1919 में फिर यह सिखों को दे दिया गया। और 1935 में आगे एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इन लोगों तक बढ़ा दिया गया। यानी समय के साथ जो पृथक निर्वाचन का कॉन्सेप्ट था उसको बढ़ाते चला गया। इसका आधार, जो इसकी जड़ थी, जो इसका बेस था, वो 1909 में वो दिया गया था विधानसभा चुनाव में। तो इसका सही आंसर है ए। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट गांधी जी का था। गांधी जी को लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक इस देश को आज़ाद कराने वाली एक पार्टी है, और इसको वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं देना चाह रहे थे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, फिर जीत हार और कई सारी ऐसी चीज़ें आगे होती हैं जिससे इसकी छवि खराब हो सकती है। तो इसकी छवि ना खराब हो, इस वजह से गांधी जी ने इसको समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, इनकी बात नहीं मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पुर्तगालियों का आधिपत्य कहाँ था, ये हमको बताना है। कुछ एरिया दिया है, हमको पता है कि इसमें जो दादर एवं नागर हवेली है, और इसमें अगला जो दमन और दीव है, यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। इसको हमने पुर्तगालियों को ने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ था। इसके बाद से जो पांडिचेरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये फ्रांस था, और लक्षद्वीप के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग कि ये फ्रांस था। यानी हम कह सकते हैं कि पांडिचेरी और लक्षद्वीप पे फ्रांस था, पांडिचेरी और लक्षद्वीप पे फ्रांस का शासन था, फ्रांस का था। इनको हम लोग स्वतंत्रता के बाद जनमत संग्रह से या प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौर पे हम लोगों ने किसी न किसी तरह से इनको अपने राज्य में वापस मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 29। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ध्यान से पढ़ेंगे, उच्च तीव्रता की मेखला में नहीं आता, हमको बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो हम लोग यहां से देखेंगे कि जो तीव्रता की मेखला है वो 4 पार्ट में डिवीजन है। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। यानी हमारा जो डिवीजन है वो 2 से 5 तक है, ना कि 1 से 5 तक। यानी हम लोगों ने कुल इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें जो जोन 5 है, जो जोन 5 है वो अत्यधिक खतरनाक है, अत्यधिक खतरनाक है। उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं उसकी जो खतरनाक की प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है। तो हम लोग ध्यान से देखिए अगर, तो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है,
जो पूर्वोत्तर अपना राज्य है, जो कश्मीर घाटी है, हिमाचल का जो एरिया है, खासतौर पे हिमाचल का जो कुल्लू और कांगड़ा का क्षेत्र है, कुल्लू और कांगड़ा का क्षेत्र है, उत्तराखंड, बेसिकली इसका जो टिहरी रीजन है, ये वो रीजन है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह देखें तो ये भूकंप की अत्यधिक खतरनाक यानी 5th जोन में आते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम लोग इसमें इग्नोर करें तो हम देखेंगे उत्तराखंड भी यहाँ पे मौजूद है, काट देंगे। कांगड़ा घाटी भी यहाँ पे मौजूद है, काट देंगे। और कच्छ में हमको पता है कि कच्छ का भूकंप तो भारत में सबसे फेमस भूकंप है, जिसमें भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक पठार, बिकॉज ये दक्षिण भारत में स्थित है और वो तुलनात्मक स्टेबल है, इस वजह से यह खतरनाक हिस्से में नहीं आता है। इसका सही आंसर है कर्नाटक पठार। दोस्तों हम लोग इस वाली जो स्लाइड है इसका आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आगे हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रणजीत सागर बांध अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सागर बांध अवस्थित है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। रणजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। अब हम लोग थोड़ा सा नदियों के बारे में देख लेते हैं, खासतौर पे सिंधु नदी के बारे में, कैसे देखते हैं, सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं, झेलम के बारे में देख लेते हैं, चिनाब के बारे में, रावी के बारे में, ब्यास के बारे में और सतलज के बारे में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो सिंध के बारे में लोग देखेंगे तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जो कैलाश पर्वत की श्रेणी है वहाँ पे बोखरचू के निकट से इसका उद्गम स्रोत जो है वहाँ पे, यानी मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम स्रोत है। झेलम का वेरीनाग झरने से है। चिनाब का जो बारालाचा दर्रा है वहाँ से है, बारालाचा जो दर्रा है वहाँ से है। रावी और ब्यास ये दोनों रोहतांग दर्रे से हैं। सतलज जो है वो राकस झील से है। तो एक तो ये हम लोग देख लिए कि किसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है। नेक्स्ट आते हैं कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ, तो हम लोग ध्यान से देखें अगर तो सिंध में बोल रहा है कि इसकी श्योक जो कि इस बार करेंट का भी है, गिलगित, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, वियोबा, सगर, जास्कर, ये सब मैदानी भागों में देखें चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, तो ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। सतलज की हम लोग देखें तो स्पीति और ब्यास ये इसकी है। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो जो सिंध नदी है वो गंगा नंगा पर्वत के उत्तरी बुंजी नामक स्थान पर हिमालय में 5181 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यानी सिंध नदी जो है वो बुंजी नामक स्थान पर 5181 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसको मिटा देते हैं दोस्तों सब। नेक्स्ट फैक्ट में कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इसके जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है और अरब सागर में गिरती है। झेलम के बारे में बोल रहा है कि यह वूलर झील से निकलती है, वूलर झील से होकर बहती है। पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब में ये मिल जाती है। चिनाब के बारे में बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है और ये सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंध का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है। आगे रावी के बारे में देखें तो रावी की जो सहायक नदी है वो चिनाब है। ब्यास के बारे में देखें तो कुल्लू जिले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है, यानी कुल्लू घाटी ब्यास के पास है। सतलज नदी से ये हरके के निकट मिलती है, सतलज नदी से ये हरके के निकट मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग फैक्ट देखें हरके और सतलज के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध स्थित है जिसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है। तो इस तरह से हम लोग सारे फैक्ट के बारे में देख लिए। तो आगे हम लोग आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 31। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है चाय असम की मुख्य फसल है। तो जो चाय है वो असम की मुख्य फसल है, ये सही है। और जो तंबाकू है वो आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पे उगाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि चाय में असम और तंबाकू में आंध्र प्रदेश टॉप रैंक रखता है। बाकी कह रहे कि कहवा में तमिलनाडु का और जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। दोस्तों हम लोग जूट के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं कि ये बंगाल की है। इस तरह से हम लोग चाहे तो डी तो आसानी से काट सकते हैं, और ऑप्शन में 1 और 3 होना ही चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है, इसको ऑप्शन बी कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि चाय असम की, तंबाकू आंध्र प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है, कहवा कर्नाटक की है और पश्चिम बंगाल की जूट है। तो यहाँ पे हम लोग सारे फैक्ट देख लिए, हम लोग वहाँ भी समझ लिए थे। नेक्स्ट है नगर और उद्योग। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ है सोलापुर, राउरकेला, कपूरथला और बौरानी। अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो जो इसमें राउरकेला है, राउरकेला सबको पता है हम लोग को कि एक लौह इस्पात है। तो अगर हम लोग बी का 3 मिला दें तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी और डी तो अपने आप खत्म हो गया। दोस्तों हम लोग देखेंगे मैचिंग के क्वेश्चन में एक ऑप्शन तो बहुत आसान सा होता है, जैसे इसमें राउरकेला। सेकेंड इसमें अगर हम लोग सबसे आसान पकड़े तो कपूरथला था। और कपूरथला क्या है, ये रेल कोच के लिए फेमस है। कपूरथला रेल कोच के लिए फेमस है। तो यानी अगर हम लोग इसका अब सही आंसर पे चले जाएं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बी का 3 तो बी का 3 और सी का 2 तो सी का 2। इस तरह से इसका सही आंसर है, यानी ए का 4 होगा। सोलापुर सूती वस्त्र के लिए फेमस है, तो सूती वस्त्र के लिए सोलापुर, और सोलापुर कहां पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बरौनी, तो बरौनी जो है वो तेल शोधन के लिए फेमस है, तो तेल शोधन के लिए बरौनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है। तो कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना ये तमिलनाडु में स्थित है। और कैगा के बारे में हम लोग पता है कि कर्नाटक में कैगा है, जिसको हम लोग पूर्व के दिनों में भी पढ़ चुके हैं। और कलपक्कम जो है, जो परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु है। इसमें से सारा हम लोग बैक ईयर में पढ़ चुके हैं, यानी पिछले 4 दिन के डिस्कशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो जो दोस्तों रोंगटांग जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो लोकटक झील है, तो लोकटक जल विद्युत परियोजना उस पे है। तो जो लोकटक जल विद्युत परियोजना है वो मणिपुर में है, तो इसका मणिपुर तो होना ही नहीं है। मणिपुर में लोकटक झील है, वहां पे लोकटक जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट 35 नंबर कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पे कुछ देशों के नाम है, तो हम लोग ध्यान से यहाँ पे एक स्लाइड खोलते हैं और पूरा डाटा देख लेते हैं। तो जो कर्क रेखा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो वो हवाई द्वीप यूएसए, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन और ताइवान से गुजरती है। हम लोग काउंट कर लेकर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कुल 18 कंट्री से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब अगर हम यहाँ पे इग्नोर करके निकालें तो इसका सही आंसर है ईरान से। हम लोग देखेंगे कहीं भी ईरान से, ये भारत से गुजरती है। अब तो यहाँ पे हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ भारत है, मैक्सिको बोल रहा है, तो हम देखेंगे कि 10th नंबर पे मैक्सिको है। मिस्र बोल रहा है, तो अगर हम लोग मिस्र देखें तो भारत के तुरंत ऊपर मिस्र है। तो इसलिए हम देखेंगे कि तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। मैक्सिको यहाँ पे है, मिस्र यहाँ है और भारत यहाँ है। तो चौथा जो बचा ऑप्शन ईरान, तो ईरान कर्क रेखा पे नहीं है। थोड़ा सा हम लोग और भी जान लेते हैं कि आज कर्क रेखा गया तो कल मकर, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये सब भी आ जाएगा। तो जो मकर रेखा है वो ब्राजील में है, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि फ्रांस की है,
बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। यानी 1 2 3 4 5 6 कुल 12 कंट्री से कुल 12 देशों के मकर रेखा निकलती है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, नामीबिया, टोंगा, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से अगर हम लोग विषुवत रेखा को देख लें तो यह कुल 13 देशों से निकलती है। देखते हैं। तो पहला है साओ टोम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, किरीबाती, मालदीव, केन्या, कांगो लोक गणराज्य और गैबन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कर्क रेखा 18, मकर रेखा 12 और विषुवत रेखा 13 देशों की गुजरती है। तो हम लोग कि सबसे ज़्यादा देशों से कर्क रेखा, उसके बाद से विषुवत रेखा 13, उसके बाद से मकर रेखा 12। तो ऑर्डर भी करने के लिए आते दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। नदियों के नाम उनके देश से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखें ध्यान से, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। इस बार पूरा चांस भी है क्योंकि पिछली बार इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सीधा आसान सा एक क्वेश्चन पकड़े पहले, तो हम लोग नील नदी पकड़ सकते हैं। तो जो नील नदी है उसके पास सूडान स्थित है। तो नील नदी के पास जो सूडान है वो नील नदी के किनारे बसा है। तो अगर हम लोग बी का 4 पकड़ दें तो हमको एक ऑप्शन कम से कम डी ऑप्शन तो कट गया। उसके पास से अगर हम लोग दूसरा पकड़ें तो हमको पता है कि जो यूएसए है वो पोटोमैक नदी के पास है, यानी पोटोमैक यूएसए। उसके बाद से अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी यानी थेम्स देखें तो थेम्स नदी इंग्लैंड के पास है। और ये लोग हिस्ट्री में भी हम लोग थेम्स नदी के बारे में पढ़ते हैं, तो यानी थेम्स इंग्लैंड से हो गया। अगर हमको कुछ ना पता रहे, थेम्स पता रहता और नील नदी जो इन दो में सबसे आसान था, इससे हम लोग आसानी से इसके आंसर पे बी आंसर पे पहुंचाते हैं। जो बचा एक दोस्तों टिग्रिस, तो टिग्रिस जो है वो इराक में है। टिग्रिस कहाँ पे है? तो इराक में है। तो इराक जो है वो टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट आते हैं, पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है। तो जो पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता है वो ये है कि ये सवाना प्रकार की वनस्पति है। पार्कलैंड वनस्पति सवाना प्रकार की वनस्पति है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इसमें कालाहारी ऑप्शन में है, तो थोड़ा सा कालाहारी के बारे में देख लेते हैं। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वो बोत्सवाना और नामीबिया में फैला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर रहता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ का फैला है, तो बोत्सवाना और नामीबिया। यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन अगर कर लें तो बोत्सवाना और नामीबिया इन दो में फैला है। बाकी थार जो गोबी मरुस्थल के बारे में हमको पता है, ये मंगोलिया में स्थित है। और जो थार है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जो थार का मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो सबसे बड़ा क्या है, तो वो सहारा है। जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ है, तो वो बोत्सवाना और नामीबिया के बीच में है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कालाहारी है। नेक्स्ट आते हैं 39, निम्नलिखित सागरों में से किस में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो हम लोग देखेंगे जो सबसे अधिक लवणता पाई जाती है वो तुर्की के वान झील में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। वान झील के बाद मृत सागर में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत सागर। अगर ऑप्शन में वान झील होता तो इसका सही आंसर होता वान झील। दोस्तों ये हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम चलाए जाते हैं हम लोग, उसकी जो न्यू बैच है वो 15 अक्टूबर से
आपके प्रीलिम्स के पेपर के बाद स्टार्ट होगी। हमारी प्रोग्राम की जो विशेषताएं हैं विशेषज्ञों के द्वारा कॉपी आपकी चेक की जाएगी। उसका माइक्रो एवं मैक्रो एनालिसिस किया जाएगा। आपको ग्राफ, केस स्टडी, इन सब का कैसे यूज करना है जिससे आपके मार्क्स बढ़ सके, उनको समझाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जिस ग्रुप में ऐड किया जाएगा उस ग्रुप के सारे बच्चों की आप कॉपी देख सकते हैं। इस तरह से आप अपना जो स्तर है उसका मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हैं। तो हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको 9711143850 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में के पश्चिमी तट पर अच्छे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। दोस्तों हमको पता है कि मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के लिए जो गर्म जलधारा है और जो ठंडी जलधारा है, इनका जो संलग्न क्षेत्र होता है, यहाँ पे जो मत्स्य का उत्पादन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कथन तो इसका गलत है, श्योर एकदम। नेक्स्ट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के सहारे शीत जल ऊपर प्रवाहित होता है। तो ये सही है दोस्तों, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के पास जो वायु होती है वो हीट होती है, उसमें वो ज़्यादा गर्म होती है। तो इसका आंसर जो रीज़न है वो सही है। तो अगर इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 41 क्वेश्चन है तो जनसंख्या एवं नगरीकरण का है, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। तो हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं। इसके हम लोग सीधे दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, कहीं नहीं सीधा फोर्थ। कह रहा है आचार रचना सुविधाओं में तेजी करोड़ की। दोस्तों हमको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, जो रचनाएं हैं, नगरीकरण की वृद्धि की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो जो सुविधाएं हैं उनमें उनकी गुणवत्ता में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। तो इसी से हम लोग इसको आसानी से पकड़ेंगे। इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन काटेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। तीसरे पे हम लोग फोकस करते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा एवं गुणवत्ता में तेज गिरावट होती है, जिस पे हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर लिए हैं। तो इसका सही आंसर बी है। 48 नंबर क्वेश्चन नहीं करेंगे, 1950 नहीं करेंगे, ये सब आपके यूज का नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। आप सीधे हम लोग पॉलिटी पे आते हैं। कह रहे भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। तो हमको पता है कि प्रथम प्रवेश सहराज्य के रूप में, ध्यान देंगे कि सहराज्य के रूप में, तो प्रथम प्रवेश पाने वाला जो राज्य था वो था सिक्किम। और हमको पता है कि इसको हम लोग 35th अमेंडमेंट के साथ, 35वें संविधान संशोधन के साथ इसको हम लोग अपना सहराज्य बनाए थे। बाद में 36 अमेंडमेंट करके इसको हम लोग पूर्ण राज्य का दर्जा दिए थे। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 35th और 36 अमेंडमेंट किससे संबंधित है, तो सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है। तो बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में संविधान संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है, तो ये भी सही है। हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का 7वीं अनुसूची है, जिसके बारे में हम लोग पिछले दिनों में बेहतर चर्चा की है कि 7वीं अनुसूची को 3 पार्ट में हम लोग बांट के, और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं, इसका विस्तृत अध्ययन किए हैं। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पिछले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं उन पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर पिछले दिनों में विस्तृत चर्चा किए हैं तो उसको थोड़ा कम डिस्कस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन किया गया। तुमको पता है छुआछूत उन्मूलन से आर्टिकल 17 है, लोक नियोजन के अवसर पर समानता आर्टिकल 16 है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 है, और धर्म, मूल, वंश, जाति, इन सब, जन्म स्थान, इन सब 5 आधार हैं ऐसे, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद ना किया जाए। विभेद का निषेध जो है वो आर्टिकल 15 है। तो इसमें आर्टिकल 16 और 18 वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 18 इस बार बीईओ के एग्जाम में आ गया था। नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल के ड्यूरेशन में संसद इसको बढ़ा सकती है। तो आपातकाल के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन आज कर लेते हैं, ताकि आगे जब क्वेश्चन आए तो हम लोग इसके पीछे उतना परेशान ना रहें। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। कि
जो आपातकालीन उपबंध है, हम देखेंगे जो आपातकालीन उपबंध है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। जो आपातकालीन उपबंध है दोस्तों वो भाग 18 में है। तो पहला पीटी में क्वेश्चन यह आ सकता है कि आपातकालीन उपबंध का संबंध किससे है। तो भाग 18 से, इसमें आर्टिकल 352 से 360 तक का जो आर्टिकल है उसका संबंध आपातकालीन उपबंध से है। अब हम लोग एक एक आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल 352 ये आपात की उद्घोषणा करता है जिसका आधार युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। ध्यान देंगे दोस्तों कि जो ये आधार है ये मूल संविधान में वर्णित आधार है, मूल संविधान में वर्णित आधार है। बाद में इसमें एक संशोधन किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन, और इसमें सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे आंतरिक अशांति वर्ड लेके आया गया। और इसी में यह नियम बनाया गया कि राष्ट्रपति उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप से, ओरली नहीं दोस्तों, ये ध्यान देंगे, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखित ना भेज दिया जाए। यानी जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप से ये नहीं कहेगी कि अब आपात की उद्घोषणा की जरूरत आ गई है, तब तक राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा नहीं कर सकते। यानी आपात की उद्घोषणा को टफ कर दिया गया है। आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन को बताता है, इसका आधार है कि अगर किसी राज्य में जो सरकार चल रही है वो संविधान सम्मत ना चल रही हो, संविधान के अनुरूप ना चल रही हो, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति स्वयं इसका संज्ञान लेकर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 360 जो इस बार बेहद करंट में रहा है, जिसका पूरा चांस पेपर आने का, वो है वित्तीय आपातकाल। इसको अब तक एक भी बार प्रयोग में नहीं लाया गया है। इसकी उद्घोषणा संसद द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर की जाती है। तो हम लोग इसको बेहद इंपॉर्टेंट के पढ़ लेंगे कि साधारण बहुमत से इसको यूज किया जाता है। इसकी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई, यानी ये मैक्सिमम कितने टाइम तक वित्तीय आपातकाल रह सकता है, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पूरी की पूरी जो आपातकालीन उपबंध है उसका स्टडी कर लिए हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आते हैं दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो दोस्तों जो इसमें भारत का महान्यायवादी है, जो इसमें सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, और जिसमें राज्य का राज्यपाल है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। तो ध्यान से देखें, तो जो भारत का महान्यायवादी है उसके बारे में आर्टिकल 76 में दिया है। तो आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संसद के 2 सदनों में इसको बैठने का, कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। यानी महान्यायवादी के पास वोटिंग राइट नहीं है। नेक्स्ट, भारत का महाधिवक्ता। भारत का महाधिवक्ता भी एक वैधानिक पद है और यह भी एक विधि अधिकारी है, दूसरा बड़ा विधि अधिकारी है। तो आप लोग देखेंगे ये संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक एक पद है भारत का महाधिवक्ता। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 57वें नंबर क्वेश्चन पे। जब संविधान परिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है, अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की जो बाहरी सीमा, यानी मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी हो सकती है, संविधान इसको डिसाइड कर दिया है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों ये बात सत्य है। 97वें अमेंडमेंट में संविधान ने डिसाइड कर दिया कि कुल 15% कुल सदस्य संख्या का मंत्रिपरिषद हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कारण में करा है कि ऐसा विधायकों को शासक दल के विपक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके पीछे रीज़न ये है कि पहले लोग निर्दलीय विधायक का सपोर्ट ले लेते थे और उनको मंत्री पद का लालच देकर उनको अपने दल बदल करा लेते थे या उनको अपने दल में शामिल कर लेते थे। तो इसी को रोकने के लिए 97वें अमेंडमेंट किया गया। तो इसका कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है।
उसके बाद से हम लोग आएंगे 58 नंबर क्वेश्चन पे। वित्त विधेयक का अगला क्वेश्चन है धन विधेयक के संबंध में। इसका अंतिम निर्णय जो है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 117 ये कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति की सिफारिश से, यानी धन विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया सकता है, ओनली लोकसभा में। तो कभी आपको लोकसभा और राज्यसभा में एक अंतर दिखाना हो, एक गैप दिखाना हो, तो हम लोग धन विधेयक को जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो दोस्तों हमको पता है कि पहले कुल 7 राज्य थे जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। हालांकि जम्मू कश्मीर को जब से राज्य का दर्जा दिया गया तो अब ये 6 हो गया। ऐसे में ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे बड़ा जो विधान परिषद है वो है यूपी में, कुल 100 सीट है। उसके बाद बिहार में है जहाँ पे कुल 96 सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र में है जहाँ पे कुल, उसके बाद थर्ड पे जो है वो महाराष्ट्र 78 सीट है, वहाँ पे 78। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है और थर्ड लार्जेस्ट है। इसका सही आंसर है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो 73rd अमेंडमेंट किया गया था, इस 73वें संविधान संशोधन में जो है कि स्थानीय शासन को कानूनी मान्यता दी गई थी। और हम लोग अगर ग्राम प्रधानी का चुनाव देखें तो ग्राम प्रधान को हमको पता है हम लोग वोट करके चुनते हैं, तो यानी इसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मतलब इसमें अगर सबसे आसान क्वेश्चन हमको ढूंढना हो जिसको कोई भी कर देगा, तो इसका सही आंसर है 60। बस उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का मतलब पता हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60। महिलाओं के लिए स्थानों के 63%, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के स्थानों में 63% का संवैधानिक प्रावधान कब लागू किया गया और किस में लागू किया गया, तो स्थानीय निकायों में। अब देखेंगे स्थानीय निकाय के चुनाव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1/3 रिजर्वेशन किया गया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। हमको पता है कि जो 73rd अमेंडमेंट था वो 1992 में हुआ था, लेकिन लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। यही कारण है कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। भाग 9 और अनुसूची 11 इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था और इसमें कुल 29 विषय हैं। ये सारे पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई और कुल 29 विषय। दोस्तों जो 74th अमेंडमेंट है उसके बारे में भी हम पूर्व के दिनों में पढ़ चुके हैं, 73rd के भी बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो पीछे के लेक्चर को जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से है। इसमें जो 2 योजनाएं हैं पूर्व के दिनों में उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखें तो जो इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार है उसको और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है उसको, इन 2 क्वेश्चनों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है वो सन 2002 में आई थी। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2002 में आई थी। और जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले दिनों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वो 1997 में आई थी, वो 1997 में आई थी। तो अगर हम लोग अपने पुराने ज्ञान के तौर पे इसको आंसर को निकालना चाहें तो हम लोग देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है वो 2002 में आई थी, यानी हम लोग 2001 से तो कम से कम मैच ही करा सकते हैं। तो डी का 4 से मैच करा देंगे। तो हम लोग इसको डी का 4 से, देखिए ये 2002 में आई थी, लेकिन अब नेक्स्ट है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, तो ये 1997 में आई थी, यानी बी का 2। तो अगर हम लोग बी का 2 देखें तो एक ही जगह ऑप्शन में है, बाकी जगह नहीं है। इसका आंसर तो बी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए, अब ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने दिया था तो नज़दीकी आंसर 2002 के अगर हम लोग देखें तो 2001 है। यानी अगर हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तौर पे मिलाते हैं और 2002 ऑप्शन में कहीं नहीं था तो 2001 को हम लोग मैच करते हैं। और ऑप्शन 4 अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा जो सही आंसर बनता वो बनता ऑप्शन कोई मिल ही नहीं रहा था।
सॉरी डी का भी 4 देखें हम लोग यहाँ पे, तो ऑप्शन बी में ही है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा देखने में गलती हो गई थी। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ तो याद ही कर लेंगे दोस्तों। इसमें जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार है, और ये पूर्व के दिनों में भी आए हैं, आगे के दिनों में भी आए हैं, और आगे भी आने के चांस हैं। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार ये 1997 में आई थी, और इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग पूर्व के दिनों में की है, तो देख लेंगे। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में आई थी। ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2002 के नजदीक चूंकि 2001 है, तो इसका इसी के लिए सही आंसर 2001 है। 10वीं योजना की समाप्ति के टाइम साक्षरता दर क्या थी? अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये बेहद बकवास टाइप के क्वेश्चन है। हालांकि हम लोग 5th ईयर प्लान के बारे में थोड़ा सा जरूर जान लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 5th ईयर प्लान के बारे में। तो हम लोग देखेंगे आज़ादी के तुरंत बाद से डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने 5th ईयर प्लान अपनाया। और 5th ईयर प्लान में जो फर्स्ट था वो हेरोल्ड मॉडल है, और जो सेकेंड है वो महाल नोविस मॉडल है। तो पहले तो पेपर यही इंपॉर्टेंट है कि हेराल्ड मॉडल कौन सा है, तो फर्स्ट है, और महाल नोविस मॉडल जो है वो है सेकेंड। हम देखेंगे इसके बाद से कंटिन्यूटी के साथ कि ये 5-5 सालों के अंतर पे चलता रहा। पहले से दूसरे के बीच में हम देखेंगे तो 56 से 61, 61 से 66, 66 से आगे हम लोग देखें तो ये 69 तक चला था। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। 69 तक चला था। थोड़ा सा यहाँ पे बस हम लोग दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो 3rd 5th ईयर प्लान था, 3rd जो 5th ईयर प्लान था, उसके बाद से एक अवकाश ग्रहण किया गया है 3 साल का, और उसको अवकाश योजना के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि योजना अवकाश का संबंध किस साल से है? तो 66 से 69 तक है, 1966 से 69 तक है। तो एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर 5-5 सालों के लिए स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगला जो 5 आएगा 5th ईयर प्लान 1974 से 1969। इस बीच में हम देखेंगे कि जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, और वो 1 साल पहले ही 5th ईयर प्लान से बैक हो जाती है, और वो जो एक नई योजना लेके आती है उस योजना का नाम होता है अनवरत योजना, जिसका भी टाइम पीरियड 5 साल के लिए था। ये योजना जो थी वो 78 से 83 के बीच में थी। हालांकि जनता की सरकार एक ही साल में गिर गई, इसलिए पुनः कांग्रेस आई और 5th ईयर प्लान को कंटिन्यू कर दी। तो दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट 5th ईयर है, और अगला अनवरत योजना है। तो हम देखें एक बार यहां पे ब्रेक हुआ, एक बार यहां पे ब्रेक हो गया, और एक बार हम लोग देखें अगर ऊपर तो यहां पे ब्रेक हुआ है। 1 साल का ब्रेक लिया गया है, क्योंकि ये जो 5 ईयर प्लान था ये मैच 4 ईयर का था। ये हम लोग ध्यान देंगे कि 5 ईयर प्लान जो है वो मैच 4 ईयर का रहा है। 1 साल ड्रॉप आउट किया गया है, और अनवरत योजना जो कि 78 से 83 तक चलनी थी। हालांकि अगले ही साल फिर से कांग्रेस आ गई, और फिर उसने 5th ईयर प्लान को कंटिन्यू कर दिया। आगे दोस्तों देखेंगे तो हम तीसरी बार जो ये ड्रॉबैक हुआ है, वो जो हम लोग न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को अपनाते हैं तब हुआ है। हम लोग देखेंगे 90 के दशक में हम लोगों ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई थी, LPG, और उस ड्यूरेशन में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से मंदी की दौर से गुजर रही थी, इसलिए हमको न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाना पड़ा। आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद से 8th से फिर कंटिन्यू हुआ, और आगे 5 सालों पे कंटिन्यू होता चला गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जब बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट आती है तो इसको फिनिश कर देती है। तो हम लोग देखेंगे अब तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं, 3 बार इसमें ब्रेक हुआ है। एक अनवरत योजना इंपॉर्टेंट है, और एक योजना अवकाश, और 5th 5 ईयर प्लान ये केवल 4 साल तक चला है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचवर्षीय योजना से अब मेरा अंदाजा है कि जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा खासतौर पे यूपीपीसीएस में वो सारा आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है, और इन्हीं के ऊपर एक बोरलॉग पुरस्कार भी है जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो कि MSP का निर्धारण करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
इसका जो गठन हुआ था वो 1985 में हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1985। आगे हम लोग जाएं तो 68 पे आते हैं कि BIRF संबंधित है। तो जो BIRF संबंधित है दोस्तों, ये रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए 1987 में इसका गठन किया गया था। जो औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हो चुकी हैं, बीमारी है उनमें, इसका मतलब उनको चलाने के लिए, पुनर्चलाने के लिए सपोर्ट की जरूरत थी, उनके लिए BIRF पॉलिसी चलाई गई 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन कि कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना भारत सरकार ने किसके लिए किया था। दोस्तों, कीमत स्थिरीकरण कोष यानी प्राइस को फिक्स के बाद, स्थिरीकरण का मतलब फिक्स की बात, हम लोग देखेंगे कि गन्ना उत्पादकों के लिए अगर प्राइस को फिक्स कर देंगे तो एक चैलेंज है, गवर्नमेंट ऐसा रिस्क नहीं लेगी। आलू और प्याज का मूल्य स्थिरीकरण तो बिल्कुल नहीं, टमाटर का तो बिल्कुल नहीं। तो चाय और काफ़ी यही बागानी फसल है जिनका इंपैक्ट आम लोगों के जीवन पे नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर है बी। दोस्तों हम लोग देखें, इसको बिना अगर नॉलेज के भी हम लोग कॉमन सेंस के दम पे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NAFED, नाफेड, इसका संबंध है तो कृषि उत्पादों के विपणन से। यहाँ पे ए से एग्रीकल्चर है, यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि नाफेड का संबंध कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है। नेक्स्ट 71 नाबार्ड के बारे में है। 71 क्वेश्चन दोस्तों है नाबार्ड के बारे में। तो आइए हम लोग नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों जो नाबार्ड है इसकी स्थापना जुलाई 82 में की गई थी। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है। किसके लिए? तो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। वर्तमान में नाबार्ड में सरकार की हिस्सेदारी 100% है। नाबार्ड द्वारा अनेक वित्तीय संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि में उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है, इसमें राज्य सहकारी बैंकों को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को और गैर वित्तीय कंपनियों को। नाबार्ड नेक्स्ट कह रहा है कि नाबार्ड ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से राशियां प्राप्त करता है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं नाबार्ड का कोई क्वेश्चन बनेगा हम लोग आसानी से लगा लेंगे। 1982 में बना था। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए शीर्ष संस्थान है। 100% इसमें गवर्नमेंट की साझेदारी है। ये क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और NBFC इन सबको फंडिंग करता है और खुद भारत सरकार वर्ल्ड बैंक और अन्य एजेंसियों से राशियां प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पादक शुल्क है। हालांकि अब तो GST आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगा, और ये बहुत आसान था दोस्तों। जैसे हम लोग जानते हैं कि मैचिंग के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर ऐसा रहेगा, एक पॉइंट जो बहुत आसान होता है, जिसमें तारापुर समिति, इस क्वेश्चन में हमको दिखा तारापुर समिति बैंक सुधार से संबंधित थी और ये पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित थी। पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से संबंधित थी। तो अगर हम लोग तारापुर समिति को 2 से मिलाएं, सी को 2 से मिलाएं, तो वो देखेंगे ऑप्शन में एक ही जगह है, वो यहाँ पे है। तो दोस्तों इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पे तारापुर समिति को जरूर याद करेंगे। नीचे अगर हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट देखें तो मासेलकर समिति है। मासेलकर समिति जिसका संबंध नकली दवाओं से है, नकली दवाओं से है। इसके बाद से अब जो बचा हम लोग देख सकते हैं, जो राघवन समिति है इसका संबंध प्रतियोगिता नीति और कानून से है, और जो अगला बचा यानी नरेश चंद्र समिति, उसका संबंध निजी कंपनियों का विनियमन से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग C और D को याद करेंगे और आंसर पे पहुंचेंगे। बाकी को भी देख लेंगे दोस्तों, लेकिन C और D जरूर याद करेंगे। 74 नहीं करेंगे, करंट का है। आगे बहुत आसान सा क्वेश्चन एक RBI पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा कार्य RBI नहीं करता है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन को सीधा देखें, राजकोषीय घाटे का नियंत्रण। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमको पता है कि जो RBI है वो एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी ये मौद्रिक नीति देखती है, ना कि राजकोषीय नीति जो राजकोषीय घाटे से संबंधित होगी। तो इस तरह से हम लोग सीधा इसका ऑप्शन C कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट आते 76।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरा वस्तु है? तो हमको पता है कि जूट का उत्पादन भारत में हमेशा से हुआ है, भारत अग्रणी रहा है हमेशा से जूट के उत्पादन में, और इसी के लिए इसका ऑप्शन बी है। 77 पे भारत में डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है, तो वो इंजीनियरिंग गुड्स जो है डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात इन्हीं का होता है, नियर अबाउट 20% के करीब में इनका रोल है। 78 नंबर क्वेश्चन कि शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित कौन करती है? तो शेयर बाजार की क्रियाओं को सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। बाद में इसको अध्यादेश लाके 1992 में एक वैधानिक दर्जा दिया गया। तो यानी हम सेबी को एक कैसी बॉडी है? तो एक वैधानिक दर्जा प्राप्त बॉडी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका काम है कि शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रण एवं नियमन करना। 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुक्त व्यापार के क्षेत्र की स्थापना की गई है विकास के लिए। किस चीज के विकास के लिए? तो निर्यात उद्योगों के विकास के लिए जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री ट्रेड जोन है, FTZ, तो जो फ्री ट्रेड जोन है उनकी स्थापना निर्यात उद्योग के विकास के लिए की गई है। ये बेहद इंपॉर्टेंट, याद करेंगे दोस्तों। कह कि प्रकाश का रंग निर्भर करता है, तो दोस्तों प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा पे डिपेंड करता है। हम देखेंगे कि जो रेड लाइट होती है उसकी प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि हम लोग जो खतरे का सिग्नल बनाते हैं वो रेड कलर का बनाते हैं ताकि लोगों को दूर से ही ये दिखाई देते हैं। आगे 81 नंबर क्वेश्चन, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से अगर कोई बॉम्ब नीचे गिराया जाता है तो बॉम्ब नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या रहेगी? ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पे कह रहा है समान गति, तो पहला कंडीशन है समान गति से चल रहा है। तो जब हवाई जहाज और समान गति से चल रहा है तो इसकी जो बम की जहां पे बम लगा है, इन दोनों की जो प्रारंभिक गति है वो दोनों एक समान होगी, यानी दोनों की यू होगी। इस केस में जो हवाई जहाज की और जो बम की दिशा होगी, स्थिति होगी, वो एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी, क्योंकि दोनों की प्रारंभिक गति क्या है? इक्वल है। तो इसका सही आंसर है बम के ठीक ऊपर हवाई जहाज होगा। वायुमंडल की ओजोन परत, इसके बारे में हम लोग पूरा ठीक से अध्ययन किए हैं, बहुत विस्तृत अध्ययन किए दोस्तों पूर्व के दिनों में। तो इसका सही आंसर है परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, और इसको खतरा जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से है। बेसिकली ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, वायुयानों के टायर में को फुलाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। इसके पीछे रीजन ये होता है ताकि जब वो वायुयान नीचे यानी जब लैंड करते हैं तो उनमें विस्फोट की समस्या ना हो, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है उसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है। यही रीजन है कि वो टायरों में के फटने और उनमें विस्फोट की समस्या के समाधान को कम कर देती है, संभावना को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? तो इसमें पशु चारकोल का यूज किया जाता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में। देखेंगे हम लोग जो कच्ची चीनी बनाई जाती है वो गुड़ से बनाई जाती है, और गुड़ का कलर अगर हम लोग देखें तो नियर अबाउट थोड़ा सा ब्राउन टाइप का होता है, और हम लोग शुगर को अगर देखते हैं तो शुगर वाइट टाइप का होता है। तो जो रंग विहीन करने यानी ब्राउन से इसको जो वाइट बनाने में जिसका यूज किया जाता है वो है पशु चारकोल का। 85 नंबर क्वेश्चन, जल की अस्थायी और अस्थायी प्रकार की जो कठोरताएं हैं उनको दूर कैसे किया जाता है? तो उनको दूर आसमन करके किया जाता है। आसमन विधि क्या होती है समझ लेते हैं। आसमन विधि बेसिकली ये होती है कि इसमें मान लीजिए सपोज ये वाटर है, अब इसको हीट करती हैं, हीट करते तो वो वाष्प में बदल जाएगी। बाद में इसी वाष्प को अगर यहाँ पे ठंडा कर लिया और इसको फिर कलेक्ट कर लिया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग आसमन विधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, आसमन विधि। 86 नंबर क्वेश्चन, कोयले की किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो कोयले की एक ऐसी किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम और नमी अधिकतम होती है। दोनों चीज देखना है, एक तो कार्बन न्यूनतम हो और जो नमी हो वो अधिकतम है, और जो नमी का मतलब जो इसमें वाटर हो वो अधिकतम हो। आइए देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देखें दोस्तों, तो कोयला बेसिकली एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्माइट, पीट, इन 4 प्रकार का पाया जाता है।
जो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है वो एंथ्रेसाइड में होती है, फिर बिटुमिनस में, फिर लिग्माइट में और लास्ट में पीट में। लेकिन हम लोग देखेंगे कि सबसे कम जो कोयले की मात्रा होती है वो तो होती तो है पीट में, यही कारण है कि सबसे निम्न कोटि का कोयला है। लेकिन लिग्माइट में जो है वो नमी की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है तुलनात्मक पीट के। इसी के लिए अगर हमको ये ऑप्शन टिक करना है कि अधिकतम नमी और न्यूनतम कार्बन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्माइट। आगे हम लोग आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? तो जो कुचुक है दोस्तों वो एक प्रकार का मार्फिन है, वो मार्फिन का स्रोत है। मार्फिन क्या है? तो मार्फिन एक नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। आगे हम लोग देखें 88 नंबर क्वेश्चन। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ए को हम लोग रतौंधी से मिलाएंगे, ए को हम लोग रतौंधी से मिलाएंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा सी। तो 4 का सी अगर तलाशे तो यहां पे 2 है। अब यहां पे बी को हम लोग मिलाएंगे बेरी से। याद करने का तरीका दिखा दे दोस्तों। तो रतौंधी बेसिकली रात को नहीं दिखना है, यानी हम रतौंधी को अंधा कह सकते हैं। तो ए से अंधा, तो ए से रतौंधी हो गई। बी से बेरी, तो बी से बेरी। तो हम लोग इतना, ये वाला ऑप्शन बहुत आसान था इसको मैच कराना। तो जैसे हम लोग 3 को 1 से मिलाएंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यानी जो के की कमी से होता है वो होता है नवजात शिशु में रक्त संबंधी बीमारी, और जो डी की कमी से होता है वो सूखा रोग। हमको ऐसे भी पता है कि डी जो है वो लाइट एनर्जी सनलाइट से संबंधित है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि सूखा रोग किससे होता होगा, डी से होता होगा। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन को लगाने के लिए कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाते हैं, जानकारी ना भी हो तो क्वेश्चन सही लग जाता है। जैसे अगर हम लोग इतना पता रहता है कि जो विटामिन डी है वो सनलाइट से रिलेटेड है, तो हम लोग सूखा रोग आसानी से डी का 2 का डी मार देते हैं। और अगर हम लोग 2 का डी खोजें तो केवल एक ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर डी, जहां पे ये मौजूद है। 89 डायलिसिस का संबंध है। तो हम लोग पता है कि जो डायलिसिस किया जाता है वो किडनी का किया जाता है। तो डायलिसिस किडनी यानी वृक्क का किया जाता है, गुर्दे का किया जाता है। जो हृदय से संबंधित है तो दोस्तों हृदय से ईसीजी संबंधित है, ईसीजी संबंधित है। आगे हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जो उनके गले में आला होता है, कह रहा है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से, बाकी हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करने की भी कोशिश करें तो जो अपवर्तन और परावर्तन होता है ये लाइट से संबंधित है या प्रकाश से संबंधित है। तो इस हिसाब से भी हम लोग 50 तक तो इस क्वेश्चन को बना ही लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 91 नहीं करते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक नया कल्पना वन दिया गया। तो कल्पना वन जो नाम दिया गया था वो मेटसेट का दिया गया था। जो मेटसेट था वो देश का प्रथम मौसम उपग्रह है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मेटसेट क्या है? तो देश का प्रथम मौसम उपग्रह, और ये कल्पना चावला के याद में, उनकी मेमोरी में इसका नाम मेटसेट रखा गया था। 93 नहीं करेंगे। 94 पे आते हैं। करें स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। स्टेम सेल की वृहद क्षमताओं को देखते हुए, तो इसका स्टेम सेल का अनुसंधान, इसका रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसकी क्षमताओं की वृहद क्षमता, इनमें बहुत क्षमताएं हैं। इसको देखते हुए तो बहुत सही है। स्टेम सेल एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों स्टेम सेल चूंकि एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण कर सकता है, यही रीज़न है कि इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो कथन कारण की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बेहद सरल सा क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन चूंकि मिट गया है इसलिए इसको डिस्कशन समझ नहीं आ रहा है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। इसको हम लोग फिर कहीं से सोर्स से देख लेंगे, फिर इसको कर लेंगे। 97 पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का आरंभ हुआ था। तो विश्व पर्यावरण दिवस का आरंभ 1985 में हुआ था। 1985 में विश्व पर्यावरण दिवस का स्थापना आरंभ हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअली बन के आ जाता है। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग अगर बीईओ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को देखें तो एक भी क्वेश्चन नहीं थे।
तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन पे बहुत फोकस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक है, यानी यहाँ पे बता रहा है कि मृदा प्रदूषण ज़्यादा खतरनाक है। रीजन दे रहा है कि उर्वरक और कीटनाशक सीधा भोजन श्रृंखला में मिलकर हमारे भोजन सामग्री में प्रवेश करते हैं, हमारी जो भोजन श्रृंखला उसमें प्रवेश करते हैं। तो रीजन सही दोस्तों कि औद्योगिक प्रदूषण तो हमको इनडायरेक्ट प्रभावित करता है, लेकिन मृदा प्रदूषण हमको डायरेक्ट प्रभावित करता है। यही रीजन है कि ये ज़्यादा खतरनाक है, कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। 99 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। तो ज्ञानदीप शिक्षा योजना ये 2002 में प्रारंभ की गई थी। यह प्राविधिक शिक्षा से संबंधित थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे और दिया दोस्तों कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में। आगे हम फिर बोलेंगे दोस्तों कि ईयर के क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। पिछली बार ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन थे और वो भी बेसिकली इन्वायरमेंट से था। तो हम लोग इतना तो ध्यान देंगे कि बहुत ईयर याद करने में नहीं बैठेंगे, नॉर्मली जो याद हो जाता है उसको देख लेंगे, जो नहीं याद होगा उसको छोड़ देंगे। कर एक प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का जो कि प्रतीक है, ये है कहाँ पे? तो ये मेरठ में है। एक्चुअली जहाँ पे ये मेला मनाया जाता है वहाँ देवी नौचंदी की मंदिर है और साथ ही बड़े मियाँ का मजार है। तो एक हिंदू और मुस्लिम धर्म का वो एक एरिया है। यही कारण है कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है और ये है कहाँ पे? मेरठ में है। बिरहा लोक संगीत विशिष्ट है। तो बिरहा लोक संगीत हम देखेंगे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। और बुंदेलखंड का कंपिल मेला है। बुंदेलखंड का क्या है? तो कंपिल मेला है। तो कंपिल मेला का संबंध बुंदेलखंड से है, लेकिन बिरहा लोक संगीत जो प्रसिद्ध है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोक प्रसिद्ध है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पार्क की स्थापना कहाँ की थी? तो लखनऊ में की गई थी। और ये देश की यानी इंडिया की तीसरी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स शुरू हो गया, नहीं करेंगे। समसामयिकी शुरू हो गया, नहीं करेंगे। विविध पे आते हैं। विविध में भी पहला क्वेश्चन करंट से, इसलिए नहीं करेंगे। 138 आते हैं। इसमें कह रहा है कि कथकली और प्रदेश को मैच कराना है, सॉरी नृत्य और प्रदेश को मैच कराना है। तो दोस्तों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें सबसे आसान तो भरतनाट्यम दिख रहा है। हमको पता है जो भरतनाट्यम है, उसका संबंध तमिलनाडु से है। तो अगर हम लोग डी का 1 मिलाते हैं, जो नियर अबाउट तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को पता है, तो इसका सही आंसर तो निकल गया। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी लिखा हुआ है। तो जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है। तो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश वाला ही पता रहता तो भी हम लोग इसको सही निकाल देते। अगर इसके बाद से हम बात करें कथकली, तो कथकली केरल का है। कथकली दोस्तों केरल का है। और जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। तो इसमें अगर हमको इंपॉर्टेंट रखना हो तो इंपॉर्टेंट इसमें सब मान लेंगे। इसमें सब अल्टरनेट पे पेपर में आता ही रहता है 1, 2 साल 3 साल के अंतर पे। पिछले दिनों में आया नहीं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे हम लोग थोड़ी सी अगर जानकारी देखने की कोशिश करें तो भरतनाट्यम के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं कि भरतनाट्यम तमिल संस्कृति का एकल नृत्य है। यह मंदिर की नर्तकियों या देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जाता था। यानी इस नृत्य को डेवलप करने का श्रेय किसको है? देवदासियों को है। आरंभ में देवदासी प्रथा से संबंधित होने के कारण इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, किंतु 20वीं सदी में रुक्मिणी देवी के प्रयासों से इससे सम्मान मिला। तो भरतनाट्यम को समृद्धि दिलाने में किसने प्रयास किया? तो रुक्मिणी देवी ने। ये हम लोग देख लेंगे, रुक्मिणी देवी ने। भरतनाट्यम में नृत्य एवं अभिनय शामिल होता है। नृत्य में मुख्यतः शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। नृत्य का आरंभ अलारिपू तथा अंत तिल्लाना से होता है। तो इसका अंत तिल्लाना को हम लोग चिल्लाना से अगर याद कर लें कि हम जब किसी चीज़ की और फिनिश होती है तो हम लोग देखते हैं, हम लोग हुटिंग कर देते हैं, तो तिल्लाना से। इसका अंत कहाँ से होता है? तो तिल्लाना से होता है। और जो इसका प्रारंभ होता है वो आला रिपू से होता है। दोस्तों यहाँ पे एक हम लोग और भी स्लाइड लिए थे, उसको भी समझ लेते हैं कि जो शेयर मार्केटिंग के संबंध में जो निक्की है, जो नेस्डैक है, जो बोवेस्पा है, जो MDAX है, जो डॉ जोन्स है, संघाई इंडेक्स है
और FTSC है, ये किसका है? तो लोग ध्यान देंगे तो निक्की जापान का है, जो कि एक तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेंगे। नैस्डैक का संबंध USA से है, B से बोवेश का और B से ब्राजील, याद रख लेंगे। MDAX जर्मनी का है। न्यूयॉर्क का डॉ जोन्स है, संघाई का तो सबको पता है चीन हो जाएगा, और लंदन का FTSC है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को देख लेंगे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपनी नोट्स पे लिख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा 139, पाख्ता यानी सफेद कबूतर प्रतीक है। तो ये शांति, सफेद की कोई भी चीज होती है वो शांति का प्रतीक होती है। 140 कह रहा है कि 140 बेकार सा क्वेश्चन है, उस टाइम का क्वेश्चन है, तो इसको हटा देते हैं। दोस्तों आगे हम लोग 150 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन को। तो अगर हम लोग 141 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो जो 141 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है। ये थोड़ा सा PDF उल्टा बन गया है, तो इसको देख लेंगे दोस्तों। यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, इसका जल बहुत ही दूषित है। तो हम देखेंगे कि यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, ये बिल्कुल सही है, और इसका जल बहुत दूषित है, ये भी सही। हम देखेंगे कि झाग इसमें बहुत बन जाता है। अक्सर अभी रिसेंट में भी हम देखेंगे कि एक जो त्यौहार मनाया जा रहा था, उसको पूरे झाग के बीच में यमुना नदी में मनाया गया था, जो कि न्यूज़ पे भी काफ़ी चर्चित था। लेकिन यही रीज़न, यानी कथन और कारण की व्याख्या क्यों नहीं करता है, क्योंकि कथन अगर कारण की व्याख्या करता तो इसका रीज़न ये हो जाता कि यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है क्योंकि यह बहुत दूषित है। तो ये कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर B है। नेक्स्ट कर रहा है डीजल इंजन बनाए जाते हैं। तो डीजल इंजन जो है वो हम देखेंगे मुडुवाडीह में, जो कि मडुवाडीह में बनाए जाते हैं, जो कि है कहाँ पे? वाराणसी के पास है। मडुवाडीह कहाँ पे है? वाराणसी के पास है। नेक्स्ट कह रहा है 143 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी शहर है और नदी है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, हमको देखना है। तुमको पता है अहमदाबाद साबरमती के पास है, एक गाना भी है, साबरमती के पूत तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी को लेके। तो अहमदाबाद वो गुजरात से ही रिलेटेड है, तो पहला तो सही है। लखनऊ गोमती का है, ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है। भुवनेश्वर को महानदी से दिखा रहा है, जबकि हमको पता है महानदी के सामने किनारे कटक स्थित है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा C, यही गलत है। उज्जैन का क्षिप्रा नदी, तो ये सही है। आगे अगर हम लोग देखें तो 145 न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का सर्वोच्च निकाय है, तो ये प्रधानमंत्री। तो इसके जो सर्वोच्च नियामक है भारतीय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इसके जो नियामक हैं, सर्वोच्च नियामक हैं, वो भारतीय PM होता है। तो भारतीय न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का जो सर्वोच्च नियामक होता है वो भारतीय प्रधानमंत्री होता है। तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखेंगे पिछले दिनों में भी एक क्वेश्चन इस टाइप से खोजकर्ता के रूप में दिया था, तो क्या पता कल को ईमेल ही दे दे। तो रे टॉमिल्सन जो है वो ईमेल के जन्मदाता हैं। तो कह रहा कि रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले निम्न में से कौन से पौधे का फल, 150 नंबर क्वेश्चन देखें, तो रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पौधे का फल वाला भाग है? तो हम देखेंगे इसमें सौंफ है, सदाबहार है, सतावर है और खस है। तो जो सौंफ है वो पौधे के फल का भाग होता है, यानी सौंफ जो होता है वो पौधे का फल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सौंफ। तो दोस्तों GS में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे हम लोगों ने इन सभी क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है, और इस तरह से आज हम लोग 2004 के प्रश्नों का पूरी तरह से अध्ययन कर लिए हैं। तो आगे हम लोग कल 2005 के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आज का लेक्चर आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल UPSC हिंदी को अपने दोस्तों में शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।
कल मिलते हैं।